सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। रश्क आता है उन आज़मीन की किस्मत पर जो इस साल इस वक्त अल्लाह की बारगाह में इस्लाम का 5वां फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, जिन्होंने सदक़े दिल से हज की नीयत की, मिना में क़याम किया, वक़ूफ़ अरफ़ा अदा कर रहे हैं, रमी करेंगे, कल क़ुरबानी के बाद तवाफ़ काबा करके अपना हज मुकम्मल करेंगे और हाजी कहलाएंगे। आज के दिन को नाज़रीन मीसाक़े इंसानियत भी कहते हैं। इस दिन हज़रत आदम की तमाम औलाद से अल्लाह रब्बुल जलाल ने यह अहद लिया कि तुम मुझे अपना रब मानते हो। इंसानियत ने मिलकर कहा कि आप हमारे रब हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। हदीस कुदसी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज के दिन अरफा के मैदान में आने वालों को अल्लाह अपना मेहमान करार देते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक यहूदी आया, कहा अगर ये दिन हमें मिलता तो हम इसे बतौर ईद मनाते। हज़रत उमर ने फरमाया कि हम जानते हैं अल्लाह रब्बुल जलाल यौम अरफा की शाम मैदान अरफात में वक़ूफ़ करने वालों के साथ फ़ख्र करते हुए कहते हैं कि मेरे इन बंदों को देखो, ये मेरे पास गर्दो गुबार से अटे हुए आए हैं, फरिश्तों तुम गवाह रहो कि मैं इनसे राज़ी हो गया। नाज़रीन, आज मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए शेख अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने इंसानों को नेमतें बख्शी और वो हम पर कोई मुसीबतें नाजिल करता है तो इसकी अपनी हिकमतें हैं। बहैसियत मुसलमान हम पर लाजम है कि मुसीबत से बचने के लिए हर तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जो इस्लामी शरीयत हमें तालीम देती है कि हम हर तरह की माशी और माली मुश्किलात का मुकाबला करें और पूरी कोशिश करें कि उन पर काबू पा सकें। माशी सरगर्मियों में हिस्सा लें जिससे हम अपनी गुर्बत पर काबू पा सकें। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह ने यह भी हुक्म दिया है कि हम नाप तोल में इंसाफ से काम लें और किसी किस्म की कमी बेशी न करें, सिला रहमी से काम लें ताकि माशरे में हम आहंगी और मोहब्बत का माहौल पैदा हो सके। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें इस वबाई आफत कोरोना से निजात दे। नाज़रीन, कल सऊदी अरब में और हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता में हज़ारों जानवरों की क़ुरबानी दी जाएगी। जानवर क़ुरबान करना खलीलुल्लाह की सुन्नत है और इंसानियत के लिए दिलों में मौजूद नफ़रतें और अपनी अनाओं को क़ुरबान करना रसूल अल्लाह की सुन्नत है। इस ईद पर दोनों सुन्नतें अदा करते हैं कि रब्बुल जलाल हमसे राज़ी हो जाए। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब आपको लेकर चलती हूँ। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ, हुकूमत से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तमाम बिल्स का फैसला APC में होगा, आइंदा भी हुकूमत से ताउन नहीं किया जाएगा। ये वो जुमले हैं जो गुज़िश्ता 3 दिनों से सुन रही थी, मगर जब आज का सूरज तुलू हुआ तो इस्लामाबाद की हवाओं में मोहब्बत के तराने बज रहे थे। रावी चैन ही चैन लिख रहा था। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मिलकर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल तरमीमी बिल 2020 सेनेट से मंजूर करवा लिया। ये कैसे हो गया? ऑपोजिशन एक रात में कैसे बदल गई? क्या मौलाना के साथ फिर हाथ हो गया? क्या मौलाना एक बार फिर अकेले हो गए? बिल्स की मंजूरी के बाद JUIF के रुकन मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि ऑपोजिशन का तरामीम लाकर हुकूमत को रास्ता देना हिज़्ब इख्तिलाफ की कमजोरी है। दोनों बड़ी ऑपोजिशन जमातों से गिला है कि उन्होंने ऑपोजिशन के साथ नहीं दिया, हुकूमत की हिमायत की। सवाल यहाँ पर यह है कि APC से पहले ही ऑपोजिशन में इत्तेफाक नहीं है, तो नाज़रीन ईद के बाद इत्तेहाद कैसे होगा? ईद के बाद कुर्बानी हुकूमत की होगी या ऑपोजिशन की? क्योंकि कल ही तो मौलाना ने कहा था कि इस बार हम अकेले नहीं होंगे, इस बार नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ होगी और माजी की गलती का इजाला करेंगे। सुनिए। आपके साथ मैंडेट आपके मार्च करेंगे और सब लोग आपके साथ चलेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी हद तक और नून लीग भी जलसों की हद तक आपके साथ जरूर शामिल हुई। एट द एंड आपको इस्लामाबाद अकेले खड़े होना पड़ा। अब की बार भी कहीं आपके साथ मैंने उस तो भी वजाहत की थी। ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसी की तलाफी के लिए हम सब दोबारा बैठ कर सोच रहे हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो नाज़रीन, आज के बाद तो लगता है ऑपोजिशन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है कि उसे हुकूमत गिरानी है या हुकूमत गिराने जैसा कोई फेल कराना है, क्योंकि मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ कि ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों में से कोई भी अब तक हुकूमत के खिलाफ तहरीक लीड करने को तैयार नजर नहीं आता। ये भी आपको एक बार फिर याद दिला देती हूँ। अब देखते हैं नाज़रीन कि इस कहानी का एंड क्या होता है।
दूसरी तरफ बिलावल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा कर रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए। तो इमरान खान ने भी दोहराया कि अपोजिशन को NRO नहीं देंगे। वैसे तो आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नैब की तारीफ की है, करप्शन के खिलाफ जंग में बेहतरीन इदारा करार दिया है। उन्हें तमाम मामलात पर, ये जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया है, इस पर बातचीत करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं फैसल जावेद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर फैसल जावेद साहब। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ऐसा क्या जादू किया है या जादू करवाया है, नाना करने वाली ऑपोजिशन कैसे एक ही रात में बिल मंजूर हो गया? सेनेट से बिल पास करने के लिए किसी ने कोई सालिसी की कोशिश की है, सालिसी करवाई है हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान? जी अस्सलाम वालेकुम किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और भारत को शिकस्त खानी पड़ी। और यहाँ पे जो एक यकजहती का मैसेज है वो भी कमाल गया है। तो इससे पाकिस्तान की गरीब आवाम को फायदा होना है, क्योंकि ये नून लीग ने हमें धकेल दिया था फैटिव की ग्रे लिस्ट में, और ये उस पर आते हैं कि किस तरह से हम फैटिव की ग्रे लिस्ट में चले गए थे। लेकिन इंशाल्लाह अब हम, ये बहुत ज़रूरी लेजिस्लेशन थी, कानून साजी थी, इसके बाद हम फैटिव की ग्रे लिस्ट से निकलेंगे। और जो ग्रे लिस्ट में होने के बाद भारत को खुशी होनी थी, और जो पाकिस्तान की आवाम पे जो महंगाई का एक तूफान आना था, जो प्रॉब्लम्स आनी थी, तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि भारत को उसकी मुंह की खानी पड़ी। उसने पूरी कोशिश की, हम दोनों महाज पर खारजा पॉलिसी के ऊपर भी कामयाब हुए, और यहाँ पे कानून साजी करने में भी हमने यकजहती दिखाई और कामयाब हुए। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान बुरानों से निकलेगा, नंबर 1। नंबर 2, देखें, जो इंतहाई कौमी मुफाद की लेजिस्लेशन होती है उस पर सियासत होनी नहीं चाहिए। ये अपोजिशन ने बड़ा गलत किया जो इसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की। वो इसलिए कि उन्होंने जोड़ दिया नैब के कानून में तरमीम को, इसके साथ बार्गेन करना चाहते थे। नैब में तरमीम 38 जो शिके हैं उसमें से 34 कहते हैं तरमीम कर दे। ये है वो पूरा NRO, ये जो कहते थे, कौन सा NRO? इमरान खान जो कहते हैं कि NRO नहीं दूंगा, वो कौन सा NRO है? हजूर, ये है वो NRO। ये 34 अमेंडमेंट्स जिसमें आपने पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, अपने जो केसेस हैं उन करने की कोशिश की गई है कि 99 से पहले जो कुछ हुआ उसे छोड़ दें, उसको टच ना करें, सरे महल को टच ना करें, हुदैबिया केस टच ना करें, चौधरी शुगर में केस जो है वो टच ना करें, मेफेयर अपार्टमेंट्स, सरे महल, एवनफील्ड अपार्टमेंट, जितने केसेस हैं वो टच ना करें। और 99 करोड़ 99,999 रुपए तक की करप्शन करने दें, और 1 अरब से कम का जो है वो केस ना चल सके, नैब मनी लॉन्ड्रिंग पे हाथ ना डाल सके। तो ये सारी चीजें और भी काफी कुछ है किरण इसमें। ये जो डॉक्यूमेंट है, इनका प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है ना 34, और इसमें हर एक अमेंडमेंट के पीछे इनका एक बंदा छूटता है, यानी कि आम आदमी के लिए जेलें और इनके लिए वेलें। इस तरह तो नहीं होता ना। ठीक है, ये वाला फैसल जो इनकी जानिब से 35 प्रपोजल्स में जो शिक मौजूद थी वो तो आपने बताया, लेकिन अब मुझे बताएं कि ऑपोजिशन के मुताबिक तीसरा बिल जो इकोनॉमिक टेररिज्म बिल था, उसमें इख्तियार दिया जा रहा था कि किसी पाकिस्तानी को 180 दिन के लिए लापता कर दें, उस शख्स को जहां मर्जी रखें, वो किसी अदालत में नहीं जा सकता। सर ये कौन सा बिल लाना चाह रहे थे आप लोग, और क्यों फिर इस बिल से दस्तबरदार हो गए? किरण, शुक्र है आपने ये सवाल कर लिया। किरण, शुक्र है आपने ये सवाल किया है। क्यों? मैं देख रहा हूँ ये टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, सारे झूठ बोल रहे हैं ये ऑपोजिशन वाले। उस बिल का कोई ताल्लुक नहीं है फैटिव के साथ। अगर ये जो कह रहे हैं ना हमने वो कर दिया, उसका तो ताल्लुक फैटिव के साथ है ही नहीं। अगर उसका ताल्लुक फैटिव के साथ होता तो हम तो पूरा जोर लगाते और करवाते, क्योंकि फैटिव की कानून साजी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना किरण। तो वो कैसे हो सकता है? वो जो था एक ऑर्डिनेंस था जो लैप्स कर गया, वो इकोनॉमिक टेररिज्म से, इसका फैटिव से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मंत्रा चेक करें, इनका सारे चैनल्स पे बैठ के कह रहे थे हमने वो फैटिव वाला बिल जो है उसमें कर दिया। अच्छा, जो अमेंडमेंट भी इन्होंने किए हैं वो अमेंडमेंट खैर उनको नहीं कहना चाहिए जो बिल पास हुआ है, वो एक कुछ वर्डिंग का है, पर्सन का उन्होंने डाल दिया, बाकी उसी तरह पास हो गया, विच इज गुड। हम एक चीज तो अप्रिशिएट करेंगे यहाँ पे कि कमेटीज के अंदर उसके अंदर
बहुत से अपोजिशन के अरकान ने बड़ा जबरदस्त अच्छा रोल प्ले किया। हम यही कहते हैं भाई कि आप पूरे तामीर की अपोजिशन करो। तो अच्छा फैसल, ये जो मैंने आपसे सवाल किया, गालिब आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। फैसल, मैंने आपसे जो सवाल किया जिस पर आपने कहा कि शुक्र है मैंने ये सवाल पूछ लिया, ये 180 दिन लापता रखना, अदालत नहीं जाना, सर ये बिल आप लोग ला रहे थे फिर इससे दस्तबरदार हो गए? नहीं, मैंने इसका आपको भी तफसीली जवाब दिया ना किरण। ये बड़े ड्रामेबाज हैं, ये बैठ के टीवी पे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। अरे बाबा, ये इसका फैटफ के बिल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इकोनॉमिक टेररिज्म ये ऑर्डिनेंस था जो लैप्स किया, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है फैसल, दुरुस्त मान लिया, इसका फैटफ से कोई ताल्लुक नहीं है, दुरुस्त है, फैटफ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बिल ला रहे थे आप लोग, प्रपोजल था इकोनॉमिक टेररिज्म बिल का? इस वक्त तो नहीं था ना, मैं ये कह रहा हूँ, इस वक्त नहीं था कोई फैटफ से रिलेटेड। आज की अगर आप बात करते हैं कानून साजी की, तो वो फैटफ से रिलेटेड जो कामयाबी हासिल हुई है, और उसके अंदर भी जो इन्होंने अमेंडमेंट किया वो वर्ड की एक वर्डिंग के किया, बाकी वो उसी तरह से हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इन फ्यूचर ये बिल लाने का इरादा है? I will have to get back to you on this. We'll have to check. ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ऑपोजिशन की जानिब से दावा ये हो रहा है कि नैब समेत चारों बिल एक साथ पास करवाना हुकूमत की ख्वाहिश थी, ऑपोजिशन की नहीं है। तो फैसल, आप क्यों नैब में तरमीम चाहते हैं? अरे भाई, कमाल ही कर दिया आपने ये सवाल करके। अभी मैंने आपको ये पूरी किताब है इतनी लंबी चौड़ी, ये चाहते हैं कि ये सारी 34 जो इन्होंने तरमीम पेश की हैं, 38 शिकें हैं, उनमें से 34 में ये तरमीम दे रहे हैं के कानून में। 10 साल इन्होंने हुकूमत की, नैब के बाद आने के बाद 10 साल इन्होंने हुकूमत की, 5 साल पार्टी ने की, 5 साल MLN ने की, कुछ भी नहीं किया नैब के कानून के अंदर। अब जो ये 34 कह रहे हैं, ये बेसिकली 34 जो है ये NRO है। ये कहते थे ना इमरान खान के NRO की बात करते हैं, ये है हजूर वो NRO। बाकी जो है वी आर ओपन फॉर डिबेट, हमारे दरवाजे बिल्कुल खुले हैं कि आपने अगर नैब के अंदर जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक कुछ चीजें करनी है तो वी शुड डू। जी अच्छा फैसल, जो चार्जशीट आप या जो आप जैसे NRO कह रहे हैं, जो निकात थे ऑपोजिशन के, इसी तरीके की एक चार्जशीट हर शोज में लेकर ऑपोजिशन के लोग भी बैठे हुए होते हैं, आप लोगों के हवाले से वो दिखा रहे होते हैं कि आपके अपने क्या कहना है इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के हवाले से बिल मंजूर हुए गए हैं, तो इस हवाले से मैं बात कर लेती हूँ। लतीफ़ खोसा साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सर, ये दोनों बिल मंजूर करने के लिए गए, कल तक कहा जा रहा था अब मामला APC में तय होगा, हुकूमत से किसी किस्म की बात नहीं होगी, फिर ये क्या हुआ, यकायक ये क्या हो गया? सर देखिए, दो अलग चीज़ें हैं। एक है FATF यानी जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल बिल 2020 है, 2020 है। एक ये था जिस पर हमें बिल्कुल इसलिए कोई एतराज़ नहीं था कि ये कौमी मफाद की चीज़ है, इसमें हमें करना ही करना है। और दूसरा था एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल 2020, जिसमें ये था कि जो सैंक्शन जिन पर लग जाए उनके अकाउंट्स को फ्रीज करना, उन पर ट्रेवल की जो है बंदिशें लगाना, उनके जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो सारी एक्टिविटीज हैं उनको सील करना, उनको फ्रीज करना, उस पर एक्शन लेना। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के हम पाबंद थे और दुनिया में इसलिए तो FATF ने यही कहा कि आप ये चीजें करें ताकि इससे आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग है और जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन या बैंड आपके तंजीमें या पर्सन्स हों, उनके आप अकाउंट्स को फ्रीज करके उसकी मॉनिटरिंग करके उसको जो है आप करें। तो इस पर हमने कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ग्रे एरिया में रहे या पाकिस्तान जो है ब्लैक लिस्ट में आए और पाकिस्तान का नुकसान हो। ऑपोजिशन ने कभी ये नहीं किया था कि इसको हम टैग करें
नैब ऑर्डिनेंस के साथ। नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम एक अलहदा मसाला है, उस पर हमने बाकी ही कोई इनसे बात नहीं करनी है। अच्छा सर, JUIF ने भी नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद की है, कह रहे हैं आपने ऑपोजिशन का साथ देने के बजाय हुकूमत की हिमायत की है। अब ये ऑपोजिशन का इत्तेहाद मजीद सर कैसे आगे जाएगा? APC भी होगी या फिर वो भी मौखर? देखें, बिल्कुल होगी APC। पहले जो है हमारी रैली कमेटी वो इस पर जो है एक मुतफिका जो मिनिमम एजेंडा है उस पर जो है हमारी वो पेशरफ्त होगी, और उसके बाद वो APC की फौरन ईद के बाद इंशाअल्लाह ये होगा। देखिए, APC होनी ही होनी है, इसलिए कि अवाम बहुत ज्यादा नाला है। इस हुकूमत का जो मुआशी बदहाली का निज़ाम है उसमें लोग फाकों पर आ गए हैं। मौलाना साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर आंखों पर पहले भी उन्होंने, लेकिन वो उनका फैसला था, उन्होंने किया, हमने उनका साथ दिया जितना दे सकते थे। मगर आपको इल्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धरनों की सियासत के खिलाफ है। जलसे जुलूस, तकारीर, करारदादें आपके जो है आइन के दायरे में रहते हुए हम तमाम वो चीज़ करेंगे जिससे हुकूमत को गिराया जाए, इसलिए कि मोहतरम इमरान खान साहब और पाकिस्तान अभी इकट्ठे नहीं चल सकते। रियासत ज्यादा देर इनके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इमरान खान को जाना साहब मौलाना कैसे मनाएंगे सर, उन्हें कैसे यकीन दिलाएंगे अब, क्योंकि वो तो पहले ही कह रहे थे दोनों जमात धरने के वक्त की गलती का इजाला करने के लिए अब मैदान में आ रही हैं। ये बिल्कुल उनको मौलाना साहब को बताएंगे और बाबर करवाएंगे कि हमने ये हुकूमत का साथ नहीं दिया, हमने रियासत का साथ दिया। देखिए, रियासत और हुकूमत में फर्क जाहिर है, बिल्कुल होता है और होना चाहिए और सबको समझ आती है। और मौलाना साहब जैसे मंझे हुए सियासतदान वो इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे कि हमने कोई हुकूमत के साथ देते तो नैब पर हम कोई समझौता करते, ऑर्डिनेंस पर, वो हमने बिल्कुल नहीं किया है। या कोई ऐसा कानून साजी में करते जिसमें यानी पाकिस्तान के वजूद या पाकिस्तान की ब्लैक एरिया में जाने का कोई खदशा ना होता, तब मौलाना साहब का गिला जायज था। लेकिन ये दोनों जो बिल हमने वहाँ सेनेट में मुतफिका तौर पर किए हैं उनका ताल्लुक रियासत से था, जिस रियासत ने पहले ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद 1263 है, उस पर हम पहले ही सिग्नेटरी हैं और इत्तेफाक कर चुके हैं। इससे उससे कोई हमें ना फरार है ना कोई उससे कोई रिजर्वेशन है। तो इसलिए उसको करना जो है रियासत की जिम्मेवारी थी, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की जिम्मेवारी थी। हमने हुकूमत का साथ नहीं दिया, हमने रियासत का साथ दिया। मौलाना साहब को बाबर कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, क्या नैब की पस से पुश्त कोई मुज़ाकरात जारी हैं? देखिए, पस से पुश्त क्या, वो ओपनली मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमने जो तरमीम दी हैं उनको पता नहीं क्यों एतराज है। देखिए, हमने कहा है कि इसको अक्टूबर 99 से इसका इतलाक होना चाहिए। देखिए, कानून कभी आपको जो है रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। एक बदनीयती पर मबनी कानून, उसका इतलाक आप 1985 से शुरू कर दें तो जाहिर है कि ये आइन के मुतसादिम है। इसी तरह जो बाकी हमने तरमीम पेश की हैं, मैं समझता हूँ वो भी आइन को हमने हम आहंग किया है। आइन कहता है कि मुल्जिम जो है वो बेगुनाह होता है ता वक्त के जुर्म साबित ना हो और वो मुजरिम ना बन जाए। हमारी चीजें तो दलील के मुताबिक हैं, आप उस पर बहस करके हमारे साथ बात करें, बहस करें। और फिर ये तरीका कार मैं समझता हूँ चेयरमैन नैब का 3 साल के लिए अगर हमने कहा है तो क्या हमने गलत की है बात, मुझे बताएं। क्यों ना हो 3 साल, वो फिरौन बन जाता है जब बाद में होता है, फिर वो उसको आगे की नजर शुरू कर देता है। तो इसलिए हमारी तरामीम है, लेकिन हमने तो तजवीज की है, बात करें उस पर हमसे। मुस्तरद करके आप कहते हैं जी मेरे पास एक हथियार है, मैंने इसको इस्तेमाल करना है, डंडे के जोर पर मैंने जिसको जो कोई बोले उसको आप नोटिस दे दो और उसको अंदर कर दो, और फिर कहोगे अच्छा आओ हमारे साथ बात करो। फिर कहते हैं एनआरओ मांगते हैं। ओ भाई, कौन तुमसे एनआरओ मांगता है? अगली बारी डरो, अगली बारी तुम्हारी है, पीटीआई की है। मालम जब्बा केस में ये बच नहीं सकते हैं, आप बीआरटी केस से बच नहीं सकते हो। आपने जो हलीमा बीबी आपकी हमशीरा है जिनको आप एनआरओ दे चुके हो, वो बच नहीं सकती हैं।
आपने जो ये आपका फॉरेन फंडिंग का केस है जिसमें आपने अबराज ग्रुप से और 26 दीगर अशखास से आपने फॉरेन फंडिंग लिया, आपने पार्टी के सारे जलसे उस पर किए हैं, उस लतीफ खोसा साहब आप इक़्तिदार में आए हो। सर आपने होगी सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कौमी इदारा एहतिसाब की कारकर्दगी का सर एतराफ़ करते हुए कहा है कि बदउनवानी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग में नैब बेहतरीन इदारा है। आपके रिमार्क सर? ये न्यू कॉलोनियल सिस्टम है, माफ करना, ये न्यू कॉलोनियल सिस्टम है जिसके ताबे आप इकोनॉमिक हिटमैन जरा एक किताब पढ़ें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब एक्सपेंशनिज्म का यानी फतूहात का दौर तो खत्म हो गया। अब आपको गिरवी रखा जाता है, आपको मकरूज किया जाता है, आपकी गर्दन पर इस तरह से हाथ रख के आपको गुलाम बनाया जाता है। और ये है ज़ायनिस्ट यहूदी लॉबी का सारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिस पर आप माशाल्लाह कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली चल रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मानता जो आपके हमारे अदालतों के और आपके हमारे सामने है, जिसे हम अदालतों ने, एक अदालत ने नहीं, हाई कोर्ट, आप कोई फैसला उठाकर देख लीजिएगा जिसमें उन्होंने कहा है नैब जो कुछ कर रही है ये लॉपसाइडेड है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सही, ठीक है लतीफ खोसा साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया आप साथ और नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का तो ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया है। आज के जो कार्रवाई हुई है उस पर मौलाना फजल रहमान की जमात का अब क्या कहना है, इसके लिए मुझे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। किफ़ायतुल्लाह साहब, ये क्या हुआ है सर? मौलाना फजल रहमान साहब तो बिलावल और शहबाज करते रह गए और वहाँ सेनेट में सब इमरान खान को प्यारे हो गए। किफ़ायतुल्लाह साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्लिमानी सियासत का की ये कमज़ोरी होती है कि यहाँ जब वोट मिलते हैं तो तकसीम मिलते हैं ना, तो एक जमात हुकूमत बना लेती है और एक जमात जो है वो अपोजिशन चैम्बर को संभाल लेती है। तो अपोजिशन लीडर की ये फ़र्ज मनसब ही है उसका कि वो कम अज़ कम अपोजिशन की जमातों को मुत्तफ़िक रखे। हमारा शुरू दिन से मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ये गिला रहता था कि वो अपोजिशन वो लीडर वाला काम नहीं करते। तो आज जो बिल आया तो इस बिल के अंदर तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को तो एतमाद में लिया और मुस्लिम लीग नून से के बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया और हमें एतमाद में लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की। हालांकि हमारी पार्लिमानी क़ुव्वत तो मुसल्लम है, कौमी असम्बली के अंदर तादाद आपके सामने है, सेनेट में तादाद आपके सामने है। हमारे पास अपोजिशन लीडर का चैम्बर है बलूचिस्तान में और KPK में और इस तरह गिलगित बल्तिस्तान में। इतनी अहम पार्टी को जो नहीं बुलाया, खैर हुकूमत ने नहीं बुलाया तो उनको तो नहीं बुलाना चाहिए था, इसलिए कि वो हर मौके पर सियासत करते हैं। लेकिन जो हमारे इत्तेहादी लोग हैं, अपोजिशन हैं, उन्होंने क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने हमें क्यों नहीं पूछा? तो ये जरा बदएतमादी पैदा हो गई है। उसकी वजह से हमारा वोट वहाँ में एतमाद में नहीं ले गया तो हमने वोट नहीं किया और इन दोनों ने उनको वोट किया है। तो ये एक पोजीशन तो बन गई है, इनको हमें एतमाद में लेना चाहिए था। किफ़ायतुल्लाह साहब, आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से आपको हमेशा ये गिला रहा है कि वो अपोजिशन लीडर होते हुए अपोजिशन नहीं करते हैं और फिर बदएतमादी है। तो ईद के बाद क्या होगा, इस बात का मैं आपसे जवाब लेती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। सेनेट से हुकूमत के 2 बिल पास हो गए हैं, उस पर बात करें मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। मुफ्ती किफ़ायत साहब, अभी ब्रेक से पहले आप कह रहे थे बदएतमादी की फ़िज़ा पैदा हो गई है सर, तो ये ईद के बाद जो APC होने जा रही है और फिर उसके बाद जो लाएअमल सामने आने जा रहा है उसको सर उस पे से ये बदएतमादी की फ़िज़ा सर फिर उसका क्या होगा, ये लीड कौन करेगा उसको, और फिर साथ साथ ये जो दोनों पार्टीज इजाला करेंगी अब वो कैसे होगा? देखें, ये जो हमारे 2 साल गुजरे हैं इसके अंदर तो हमें शिकायत ही रही है। एक तो स्ट्रीट पावर है ना, तो स्ट्रीट पावर में तो हम कभी इनके मोहताज नहीं रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी स्ट्रीट पावर पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा है और मुस्लिम लीग नून से भी ज़्यादा है। लेकिन पार्लियामान में वो गिनती बराबर करने के लिए तो इनसे बात करनी पड़ती है। तो जो काम हम खुद कर सकते हैं वो तो हम करते हैं और इनको नहीं देखते। लेकिन जो काम इनको करना होता है या इनको साथ मिलाकर करना होता है उसके अंदर हमें ज़्यादा कोई
मुस्बत पेशरफ उसमें नजर नहीं आती। अगर हमारा धरना होता है तो धरने के अंदर भी इनकी वाजिबी सी शिरकत होती है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक्सटेंशन का मामला होता है तो ये हमसे जुदा हो जाते हैं, और आज भी ये जुदा हैं। ये तो ऐसा है, हमें ऐसे मौके आ जाते हैं कि पीटीआई से हमें मुखालिफत का सामना करना पड़ता है और अपने इत्तेहादी जमातों से हमें मुनाफिकत का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल आपने पार्लियामेंट में रहना है, आपने इन्हीं के साथ बात करनी है, तो आगे चलकर तो कुछ होगा। लेकिन आज के दिन के लिए मैं आपके इस चैनल के हवाले से इस शेर को फिट समझता हूँ कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला कैसे लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब अगर ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलानी पड़ी तो सर फिर कैसे होगा सर? इसकी मैंने आपसे ये पूछा था कि इसको लीड कौन कर रहा होगा, पीटीआई पीपल्स पार्टी कर रही होगी या नून लीग कर रही होगी? इस बात का तो आपने जवाब नहीं दिया मुफ्ती साहब। तो आपने तीसरा ऑप्शन नहीं बताया ना हमारा, हम लीड कर रहे होंगे, खुद लीड करेंगे। ठीक है सर, अगर ऑपोजिशन की दीगर जमातें हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून जिनकी आप बात कर रहे हैं, नहीं साथ आते हैं तो फिर क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी और JUIF ये मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएगी, एहतजाज करेगी, आगे बढ़ेगी? सर मोहतरमा ऐसा है, वो किसी ने कहा था ना कि मुझे 8 आने की शराब चाहिए, तो उसने कहा भाई 8 आने की शराब से क्या होगा? उसने कहा बाकी नशा मेरा पूरा है, सिर्फ मैं आदत पूरी करना चाहता हूँ। हाँ। तो हमारा स्ट्रीट पावर काफी है, हम दोबारा धरना देंगे तो मेरे को जरूरत नहीं होगी। इनके खिलाफ सर मुझे ये बता दें, अगर ये साथ नहीं आते, लेकिन ईद के बाद इंशाल्लाह कौम को किसी भी सूरत पर हम वो नहीं करेंगे, न परेशान होने देंगे, न मायूस होने देंगे। ईद के बाद ये अपनी गलतियों का इजाला करेंगे। किफायतुल्लाह साहब, अगर ये दोनों जमातें नहीं साथ आती हैं तो सर आप कह रहे हैं JUIF लीड करेगी, क्या इनके खिलाफ भी धरना देंगे? फिर इनके खिलाफ भी एहतजाज करेंगे? नहीं, हमने हर जगह थोड़ी उलझना है, धरना वही देंगे जो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर गलत आदमी बैठा हुआ है। सर एहतजाज करेंगे इन जमातों के खिलाफ? नहीं, हर जगह तो नहीं उलझना ना, अब चुमक की लड़ाई थोड़ी लड़नी है, लड़ना इनके साथ है, इनकी लाठी लेकर लड़ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। नाज़रीन जानिब आपको लेकर चलती हूँ, पाकिस्तान में हर मसले का हल पाक फौज के पास है। ये मैं नहीं कह रही, ऐसा पाकिस्तान की सियासी जमातें कहने पर मजबूर कर देती हैं। अब कराची में नालों की सफाई और बारिशों में फ्लडिंग से बचने के लिए भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची में फ़ौज भेजने का ऐलान किया है। साथ ही चेयरमैन NDMA भी आज कराची तशरीफ़ ला चुके हैं। यूँ कराची की सफाई भी बिलाखिर NDMA करेगी। क्या वाकई कराची के हालात ऐसे हैं कि पाक फौज तलब की जाए? क्या शहरी भी ये समझते हैं कि मामलात सिंध हुकूमत के हाथ से बिल्कुल निकल चुके हैं? सुनिए अवाम की कहानी। इन हुकूमत के तो बहुत मसले हैं, 50-60 साल की उम्र हो गई लेकिन आज तो कोई तरक्की नहीं हुआ, देख रहे नहीं लगा। अगर इमरान खान कुछ कर रहा है तो बेहतर ही करेगा इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में तो ये है कि बल्कि आवाम ज़्यादा सोचती है फौज ही आ जाए, इस मसले का हल निकाले। बहुत अच्छा किया है, बहुत बेहतर फैसला किया उन्होंने, समझे ये होना चाहिए था, ये बहुत पहले होना चाहिए था। पाक फ़ौज जो है वो कराची के मसाइल हल कर सकती है। पाक फ़ौज जिंदाबाद। असल सिंध हुकूमत जितनी बैठी है ये सारे चोर लोग लुटेरे, और इसका मसले हल सिर्फ जो है पाक फौज ही के बाद। कोई भी आए मसला हल हो जाए, कोई भी हो, हमें ये है कि मसला हल कर दें तो बहुत बेहतर हो जाए। नाज़रीन आपने सुना, लेकिन सवाल अब ये बनता है कि क्या ये सब NDMA के दायरे इख्तियार में आता है? क्योंकि सिंध हुकूमत कहती है हालात काबू में हैं, ऐसा कुछ नहीं है जिसे डिज़ास्टर कहा जा सके। खैर अब देखते हैं कि चेयरमैन NDMA सिर्फ रिपोर्ट तैयार करके सिफारिशात पेश करते हैं या फिर अमली तौर पर भी कुछ हो सकता है। क्योंकि गवर्नर सिंध ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वज़ीर आज़म अब 100% कराची पर तवज्जो देंगे। पाक फौज कराची में सफाई की निगरानी करेगी, FWO भी साथ होगी, लेकिन मेयर कराची को तमाम मसाइल का हल आइन के आर्टिकल 140A में नजर आता है। इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे सिद्दीकी साहब आप ज्वाइन कर चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज़ धामरा साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। आफ्ताब सिद्दीकी साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर वज़ीर आज़म साहब ने 2 साल बाद अब फाइनली फैसला कर लिया है कि 100% अब कराची पर तवज्जो देनी है। कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट देखेगी कराची को। सर दायरा इख्तियार में आता है, काम कैसे होगा, आगे बढ़ेगा, सिर्फ रिपोर्ट तैयार होगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली रिपोर्ट तैयार होगी। ये परसों मीटिंग हुई थी गवर्नर हाउस की में, हम सब भी थे, और फिर कल प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है गवर्नर साहब से। और ये जो एक पिटीशन है 140A
ये फरवरी में असद उमर साहब ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसका मकसद ही यही था कि जो बल्दियात के इख्तियारात हैं वो इख्तियारात उनको दिए जाएं। कराची इस वक्त बिल्कुल डिजास्टर हुआ है पूरा, और कराची में इमरजेंसी वाली सूरत हाल नाफिज है। इसमें आप देखेंगे कचरा कितना की वजह से, नाले साफ ना होने की वजह से इस वक्त जो फ्लडिंग हुई है और जिसकी वजह से जो डैमेजेस हुए हैं, और ख़ासतौर से अगर आप कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर 163 mm की जो एवरेज बारिश हुई थी, और इस दफ़ा 72 मिलीमीटर की बारिश हुई है, वो भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, और ओवरऑल तो और कम हुई है। तो कहने का मकसद है कि पूरे साल जो है नाले साफ नहीं होते। हमने ये प्रपोज किया था कराची के MNAs MPs ने, गवर्नर साहब ने, कि एक FWO को परमानेंट बेसिस पे 3 साल के लिए ये नालों की ना सिर्फ ये कि मेंटेनेंस और बल्कि सफाई के लिए, क्योंकि 14,000 टन कचरा डेली कराची से निकलता है, और जिसकी जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है, जो इसको डिस्पोज ऑफ करती है। आपने खुद भी लास्ट ईयर जो है कवरेज की थी अपने प्रोग्राम में कि कराची में किस तरह कितने GTS हैं, 6 GTS हैं, जिसमें से 3 ऑपरेशनल हैं, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, और वो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पूरे कराची में 3 हैं, और 3 के बाद जो डिस्पोजल होता है लैंडफिल पे वो 7,000-7,500 डेली होता है, और 7,000 टन जो है वो कचरा कराची में रह जाता है, और ये कचरा जो है नालों की नज़र हो जाता है। और फिर जो सबसे बड़ी जो रूट कॉज है इसकी, कि नालों पे कच्ची आबादियां बन गई हैं, और कच्ची आबादियां किसने बनी, किसने बनाई और किसने अलाउ की, ये बड़ा एक है। अब जो NDA में आई है तो ऑब्वियसली NDA में FWO के साथ काम करेगी। लास्ट ईयर हमने खुद काम किया था FWO के साथ, और आप देखें कि इतनी बारिश के बावजूद भी वो नुकसान नहीं है जो इस दफ़ा हुए। मैंने अपनी 60 साल की लाइफ में इतने बुरे हालात कराची के नहीं देखे जो हो रहे हैं। ये देखें, सिंध गवर्नमेंट की बेसिक जिम्मेदारी है बल्दियात की, और बल्दियात के जो लोग थे, जो मिनिस्टर थे, वो केक काटने में सर मैं इस पर सवाल कर लेती हूँ। आजिज़ धामरा साहब साथ मौजूद हैं। आजिज़ धामरा साहब, बल्दियात की बात की उन्होंने, तो सर वज़ीर बल्दियात ने तो कहा था कि कराची में ऐसी सिचुएशन नहीं है, इतना बड़ा कोई डिज़ास्टर नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि सर क्या सिंध हुकूमत के हाथ से बात निकल गई है कि यहाँ पर भी अब सूबाई सतह के जो मसाइल हैं उसको आके पाक फौज को हल करना पड़ेगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट यहाँ आएगी और फिर मामलात को देखेगी कि किस तरफ ले जाकर इसको दुरुस्त करने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें किरण, पहली बात तो अभी जो आफ्ताब साहब ने जो बात की उसका एक लफ्ज भी मैं शायद टेक्निकल वजूहात के बुनियाद पर समझ नहीं सका, ताकि मैं उसको रिस्पांस कर सकूं। बिल्कुल मैं उसकी बात समझ नहीं पाया, शायद टेक्निकल बुनियाद के हवाले से। जहाँ तक आपने NDMA के हवाले से बात की और पाक फौज के हवाले से बात की, देखें 2 साल इनकी हुकूमत है। जब आप कराची के मसाइल का जिक्र करें तो मतलब अजीब लगता है कि आप सिर्फ फोकस करें सूबाई हुकूमत के ऊपर, उन पे सवाल करें जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की है। बेशक उनकी गवर्नर पे सवाल किया जाए, मगर यहाँ पर लोकल बॉडी के जो टेयर्स है, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, उनके ऊपर भी जो उनके इख्तियारात हैं उस पर भी बात की जाए। अब जो वो इदारा यहाँ पर आया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 साल के बाद यहाँ भेजा है, जब बारिशें हो रही थी कराची में। अच्छा आजिज़ धामरा साहब, सर माफ कीजिएगा कत्ता कलामी कर रही हूँ। आजिज़ धामरा साहब, हमेशा वज़ीर आला साहब बात करते हैं या आपके दीगर लोग बात करते हैं तो हमेशा आप लोगों की जानिब से कहा जाता है कि कराची के मामले पर विफाक ताउन नहीं कर रहा है, लेकिन सर अब तो ये तय पा रहा है कि विफाक और सर सवाल ले लें ना, आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, सवाल ले लें। सवाल का जवाब दे दूं, आप फिर दूसरा सवाल करें। सर ये इसी बात में सवाल है, जो आप बात कर रहे हैं उसी बात में सवाल है। आजिज़ साहब मुझे ये बता दीजिए, विफाक और सिंध अब तो मिलकर काम करने की बात हो रही है और गालिबन कल की मीटिंग में वज़ीर आला साहब को भी बुलाया गया है, तो सर ये अच्छा नहीं है कि विफाक और सिंध मिलकर काम करे, कराची साफ तो हो सर, मसाइल तो हल हो यहाँ पर? 200% सिंध वेलकम कहता है वफाक के काम को। और आपको याद होगा कि 2 साल पहले वफाक ने गालबन 178 या 75 स्कीमें दी थी, और उन्होंने कहा कि हम अपनी एक कंपनी बनाएंगे जिसके थ्रू हम ये पैसे दे रहे हैं कराची के। आपको याद होगा कि अरबों रुपए के पैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट किए हुए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो हमने उस वक्त भी वेलकम कहा था, मगर हमने कहा कि तरीकेकार जो है काम का वो सिर्फ तय हो जाए, हम काम करने के लिए तैयार है। और दूसरी बात, अगर ये इदारा आके काम कर रहा है, मैं यही कह रहा था कि 4 दिन पहले जब कराची के अंदर पानी था, इमरजेंसी थी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को शायद याद ही नहीं रहा कि कराची के अंदर पानी है। अब वो पानी निकल चुका है, अगर सफाई करनी है नालों की तो हमें कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल हम वेलकम करते हैं कि अगर NDMA आके अगर सफाई करता है नालों की तो बेशक करें, क्योंकि छोटे नाले बरसाती वो DMC के अंडर में आते हैं और बड़े नाले जो हैं वो KMC के अंडर में आते हैं। अभी इस साल भी कुछ पैसे हमने दिए हैं, लास्ट ईयर भी दिए थे, और KMC ऑन बोर्ड है, DMC ऑन बोर्ड है। तो अब ये तय
दिए जाएंगे या किस तरह काम किया जाएगा। जिस तरह भी काम कराची में काम करें, कराची मिनी पाकिस्तान है, सूबाई गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेडरल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तरीकेकार चुने, आपकी वो स्कीमें और वो पैसे कहाँ गए जो आपने अपने MNAs को दिए थे, उसका भी सवाल होना चाहिए और हिसाब किताब होना चाहिए। ठीक है, आफ्ताब साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक आपकी तरफ। वेलकम बैक उनसे अगेन जी। बात हो रही है कराची के मसाइल पर। NDMA अब आके देखेगा, तमाम मसाइल को सिफारिशात मरतब की जाएंगी। कराची के लिए वफाक और सिंध हुकूमत मिलकर काम करेंगे तो शायद जो कराची वालों का एक शिकवा है, जो कराची इतना ज़्यादा नाला है हुकूमतों से, शायद अब वो शिकवे शिकायत ख़त्म हो। सर आजिज़ धामरा साहब, अभी आप कह रहे थे कि वफाक हमेशा जब बात करता है तो वो सूबाई हुकूमत के लिए ही बात करता है। तो सर मेयर कराची, अगर आप का इशारा उनकी जानिब है तो मेयर कराची तो खुद इस बात का इजहार कर रहे होते हैं कि तमाम इख्तियारात तो हैं, उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, वो करें क्या? तो ऑब्वियसली सर फिर अगर वफाक तनकीद करेगी तो फिर वो सूबाई हुकूमत पर ही करेगी। देखें किरण, पहली बात तो यह है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में 3 टियर्स गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल बॉडी गवर्नमेंट। और लोकल बॉडी गवर्नमेंट का एक सेटअप है, एक कानून है जिसके तहत सिर्फ अकेले कराची के मेयर मुंतखब नहीं हुए हैं, 3 मेयर और भी हैं, हैदराबाद, लाड़काना और सक्कर में। तो इशू ये है कि जो उनके इख्तियार हैं, और कराची के हवाले से लास्ट ईयर भी पैसे दिए गए थे, इस साल भी उनको कुछ पैसे दिए, मगर मेयर कराची का शिकवा सूबाई हुकूमत से तो है, वो तो रिपोर्ट होता है, मगर उनका शिकवा फेडरल गवर्नमेंट से भी है कि वो भी जो उनको भी जो हिस्सा मिलाना चाहिए कराची के लिए। वैसे तो तनकीद करने में तो वो बोलते हैं कि कराची इतना टैक्स देता है, कराची मिनी पाकिस्तान, और सूबाई हुकूमत क्या कह रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि कराची के अंदर आपके कैंटोनमेंट एरियाज हैं 6 के करीब, आपकी KPT है, आपकी DHA है, वो टैक्स कलेक्ट करती है वहाँ के अवाम के साथ, और जब बारिश आती है तो उन इलाकों के अंदर भी ये इश्यूज होते हैं, मगर तनकीद जो है वो अकेली सिंध गवर्नमेंट पे होती है। तो अभी जो NDMA आया है, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है कि वो काम करें, और कराची के हवाले से अगर नालों की सफाई है तो वो डोमेन में आते हैं KMC और DMC के, तो आया उनसे बैठ के किस तरह काम करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कमिटमेंट की थी कि मैं सूबाई गवर्नमेंट के थ्रू काम नहीं कराऊंगा, मैं अपने MNAs को फंड दूंगा, और मिले भी हैं, वो कहाँ लगे हैं? कम से कम वो कुछ तो नजर आने चाहिए। सर आफ्ताब सिद्दीकी साहब को मिला है, नहीं मिले? मैं पूछ रही थी आफ्ताब साहब, कितना फंड मिला है सर? तक 15 करोड़ रुपए मिले हैं, और ये हमारी जो कच्ची आबादियां हैं वहाँ पे गलियों में सीवरेज का काम है, पेवर का काम है, कारपेटिंग का काम है, फुटपाथ के काम है, उसमें लगे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी है, बहुत काम हुआ है। ये कैसे कह सकते हैं कि 18 तरमीम के बाद जो है ना फेडरल की जिम्मेदारी है? फेडरल तो अपनी स्पेशल ग्रांट के थ्रू पैसे दे रही है, लास्ट ईयर भी दिए, इस साल भी दिए। बेसिकली ये जिम्मेदारी सूबे सिंध की है। जो बल्दियात है वो सूबे बल्दियाती मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं, और बल्दियात के इख्तियारात क्या नहीं लिए इन्होंने वापस? ये कैसे साबित कर सकते हैं कि इख्तियारात जो है ना, आप फंड नहीं देते म्यूनिसिपैलिटी को, बल्दियात को, मेयर हर वक्त रोते रहते हैं। हाँ, और फिर कराची को आपने तकसीम कर दिया है। सबसे बड़ी जो हरकत की है सिंध गवर्नमेंट ने कि कराची को 6 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम कर दिया है, और 6 डिस्ट्रिक्ट की जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, कहीं DMC कर रही होती है, कहीं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करती है, कोई एक सिस्टम ही नहीं है। कि आप बताइए कि लास्ट ईयर में और इस साल में कितना जमीन आसमान का फर्क हुआ है, किस तरह लोगों के, आपने देखा होगा टीवी पे, आपने खुद भी क्लिप चलाई है, जो लोग परेशान हुए हैं, लोगों की गाड़ियां उसमें डूब गई हैं, लोग बच्चे गटर के अंदर गिर के, नालों के गटर के अंदर गिर के मर गए हैं, वहाँ पे डेड बॉडीज निकलती हुई देखिए, किस कदर तकलीफ दे चीज है। कराची को प्री प्लान तबाह किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस वक्त कोरोना का था कि कराची पे जिस तरह का लॉकडाउन इन्होंने किया सब, कि कराची की इकोनॉमी को पैरालाइज कर रहे हैं। अच्छा, आफ्ताब साहब, फेडरल के लिए बड़ा अलमिया, फेडरल गवर्नमेंट हो या जो भी हो, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कराची की इकोनॉमी चलती रहे। कराची की इकोनॉमी चलती है तो पाकिस्तान चलता है। ठीक, आफ्ताब साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, दोबारा आपसे एक और सवाल करना है। आजिज़ साहब शायद रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपकी बात पर। जी आजिज़ किरण, पहली बात तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका ये प्रोग्राम कराची की आवाम सुन रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कराची के टोटल कितने MNAs हैं मुत्तहिदा और PTI के मिला के? सर 14, जिसमें से एक मुस्ताफी हुए हैं, नजीब हारून साहब। बास और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी हैं, ये मिला के सिर्फ 3 हलकों के MNAs जो पीपल्स पार्टी के हैं उनको छोड़ के बाकी 15 करोड़ पे मिले, तो ये कितने पैसे बन जाते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ये इन्होंने माना
कितने पैसे मिले हैं। मैं कहता हूं कि वो जो 178 स्कीमें जो फेडरल गवर्नमेंट अपने तौर पर एक कंपनी बना के देना चाह रही थी, तो वो दे दे कराची को। और हम तो ये कहते हैं, देखिए हमें ये इतराज नहीं है एनडीए में आया है और काम ना करे, हम तो कहते हैं कि कराची के अवाम का काम होना चाहिए। ये नाले लोकल बॉडी के डोमेन में आते हैं। अभी जो आफ्ताब साहब ने बात की कि सूबाई गवर्नमेंट कहती है कि में, तो वही तो ये पैसे फेडरल गवर्नमेंट है जो सूबे के एनएफसी के काट के और आप एमएनएस को डायरेक्ट पैसे दे रही है। वो पैसे तो दे रही है ना, कराची के लिए दे रही है, तो वो नजर आना चाहिए। अब आपने कह दिया कि हमने माशाल्लाह जबरदस्त काम कराया, तो भाई ये कराची में काम हुआ ना, अवाम का काम हुआ ना, फेडरल ने किया या सूबाई गवर्नमेंट ने। कहना क्या चाहते हैं आप? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि कराची के अवाम को ये अरबों रुपए जो आपको मिले हैं तमाम एमएनएस को, इनका भी तो हिसाब किताब मिलना चाहिए ना। सूबाई गवर्नमेंट ने ये कर दिया, सूबाई गवर्नमेंट पैसे खा गई, तो मैं भी कह सकता हूँ ये पैसे खा गए। इस तरह देखें, इस तरह नहीं करें। आपने एक इदारे को यहाँ पर इन्वॉल्व किया है, अगर नाले साफ होते हैं हमें उस पर कोई एतराज नहीं। हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर फेडरल कराची के अंदर पैसे लगाना चाहती है, कराची बिग सिटी है, आपने एनएफसी के पैसे रोक दिए एक तरफ, बाद में ऊपर से तनकीद भी करते हैं। इस बात को समझ लें, इस बात को समझ लें आजिज साहब, इस बात को समझ लें, एनएफसी का कोई पैसा नहीं रोका। ये आप लोग गलत ज्ञानी से काम लेते हैं। 100% एनएफसी के पैसे रोके गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, पता ही नहीं है, फिर आपको पता ही नहीं। चले आप सुने, हकाइक सुने, आप हकीकत सुने। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। इस तरह आप बात करके चैलेंज करते हैं ना, वो गले पड़ जाता है। 2 दिन पहले मुझे एक चैलेंज हुआ था, मैं कल पिशावर से आप आज कराची की बात कर रहे हैं, ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, वो बीआरटी पिशावर में ग्राउंड पे मौजूद नहीं है और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हाजी साहब, आफ्ताब साहब कह रहे हैं एनएफसी के कोई पैसे नहीं रोके गए, उनको क्लियर करने दें इस बात को। एनएफसी के पैसे रोके हुए, उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। कल एक प्रोग्राम रखें, ठीक है, हम कर लेते हैं, अभी इनकी बात सुन लीजिए। जी आफ्ताब साहब कहिए, आपके पास पूरा राइट है, लीगल राइट है कि अगर पैसे फेडरल गवर्नमेंट ने रोके, आप कोर्ट में चलिए ना। पहले तो आप ये समझिए कि एनएफसी के थ्रू पे जो वो होता क्या है, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, जो भी कलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट की होती है उसका 60% एनएफसी के थ्रू सूबों को चला जाता है। कलेक्शन का, रेवेन्यू का, जो कलेक्ट होता है रेवेन्यू, और अगर रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट होगा तो सूबों को ज्यादा जाएगा और कम होगा तो कम जाएगा 60%। और 60% का सूबे से इनको जो मिलता है 24.5%, जो कि 15% टोटल तकरीबन बनता है 60% का। तो रेवेन्यू जितना होगा उतना ही आएगा ना। आप ये सुने 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 सुने, ये एक लीगल लॉजिक सुने, ये लेजिस्लेशन के थ्रू है, ये 18 अमेंडमेंट का एक कानून है जिसके तहत ये जाता है। फेडरल रोक ही नहीं सकती ये स्टेट। ठीक है, आप कह रहे हैं 24.5%, आजिज दामरा साहब कह रहे हैं एनएफसी अवार्ड का कोई पैसा आया ही नहीं है। सर इस पे लॉन्ग डिबेट हो सकती है, लेकिन इस वक्त सर, इस वक्त जो कराची के लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आजिज साहब आपके लिए भी और आफ्ताब से देख रहे हैं, 5,000 रुपए आया, 5,000 रुपए आया। कहाँ गया सर? आप दोनों मेरी बात सुन लें। इस वक्त कराची के लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं ना सर, वो जानना चाहते हैं कि कराची के मसाइल आखिर हल कब होंगे। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, जितनी भी बात हम कर रहे हैं ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मेरे अपने प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा होती रहती हैं। अभी सर कोई गुड न्यूज दीजिए कराची वालों के लिए। वजीर आजम साहब ने नोटिस ले लिया, काम कब से शुरू हो रहा है, सफाई कब से शुरू हो रही है, कचरा कब से उठ रहा है? कल से शुरू हो रहा है सर। 2 चीजों पे, 2 महाजों पे काम होगा। एक पे ये कि सफाई होगी, ना सिर्फ सफाई होगी, उनको मेंटेन किया जाएगा। कब से सर? और ये फौरन इमीडिएटली, अब जाहिर है कि थोड़ा सा सर्वे होगा, कल भी मीटिंग है, मैं खुद भी उस मीटिंग में शामिल होऊंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा ये काम शुरू। लास्ट ईयर भी FWO ने किया था और आप देखें उसमें भी रुकावटें आई और रेंजर्स को एंगेज करना पड़ा। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी को और NDMA को ये काम दिया। दूसरा महाज है कोर्ट का, जो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की है, वो आप देखिएगा इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से कराची को हक मिलेगा और कराची को इख्तियारात मिलेंगे बल्दियात को। और देखें जब तक आप देखें डिक्टेटर के दौर में हमेशा जो है बल्दियात ने काम किया, क्योंकि पावर डिवॉल्व होकर नीचे तक गई, काउंसलर तक। जो मोहल्ले का ढकना लगाना, नाली साफ करना, ये MNA का काम नहीं होता है, मजबूरन हमें करने पड़ रहा है ये काम। और जो आगे साहब ने कहा आपके पास इस वक्त कोई डे या कोई दिन या कोई तारीख मौजूद नहीं है, आप कह रहे हैं जल्द काम शुरू होगा। आजिज दामरा साहब, सर लास्ट कमेंट आपसे लूंगी, मुझे ये बताइए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इस वक्त क्या कर रहा है? सर 1 अगस्त से दोबारा बारिशों की पेशगोई है, उसके अगले हफ्ते दोबारा बारिशों की पेशगोई है, परसों से सर कुर्बानी शुरू होगी, आलाइशें वो कैसे उठाई जाएंगी, उसके लिए क्या प्लानिंग है? आपने अदम एतमाद किया है सूबाई गवर्नमेंट को, मगर मैं अगेन कहता हूं
कि कराची के अंदर लोकल गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कराची बिग सिटी है। कराची के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। टॉक शोज के अंदर हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ग्राउंड पे बात करने में और काम करने में बहुत कुछ चाहिए। वो ताउन के बगैर नहीं होगा। जब तक हाथ में हाथ नहीं मिलेगा, कराची के इश्यूज हल नहीं होंगे। सर, आप आलाइशों के लिए क्या करें? लास्ट आखिरी बात मैं करूंगा। आज जाएंगी? गवर्नर साहब ने सीएम को कॉल की और सीएम से बात की। हम चाहते हैं कि सूबाई गवर्नमेंट ऑन बोर्ड रहे। जो ये काम हम करने जा रहे हैं, सूबाई गवर्नमेंट आए, हमारे साथ मिलकर काम करे, ताकि कराची का भला हो, जिसमें सूबाई गवर्नमेंट भी हो, फेडरल भी हो और बल्दियात भी हो, तो कराची का मसला हल होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों साथ मौजूद हैं। हुकूमतें मिलकर काम करें, लेकिन उनके लिए काम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।